अच्छा इमरान, मैं दोबारा समराइज कर दूं आपको जो मैंने जवाब दिया था जी जी। कि जी सर। नंबर नंबर एक कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें पहले से कुछ अवेलेबल नहीं होता, तो आप वो कर सकते हैं। नंबर टू, जो आपने लिटरेचर रिव्यू सर्च करना है वो जरूरी नहीं है कि आपको अपने टॉपिक पे मिले। उसके अंदर कुछ वर्ड्स लिखे हैं आपने, तो उनमें जो आपको तीन चार इंपॉर्टेंट वर्ड मिलते हैं उनको scholar.google.com पे लिखें, और जो पेपर्स हिट में आते हैं उनमें से अच्छे तीन चूज कर लें। और तीसरी चीज के टॉपिक कभी भी चेंज किया जा सकता है, किसी वक्त भी, आखिरी असाइनमेंट पे भी। लेकिन उससे आपके पिछले मार्क्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। पिछले मार्क्स जिस टॉपिक के साथ दिए गए थे उसी टॉपिक पे रहेंगे। ठीक है जी। ठीक है सर, वेरी क्लियर। मैं बहुत थैंक यू सो मच फॉर प्रॉपर गाइडेंस ना। नाउ ठीक आई एम ठीक क्लियर सर। ठीक है मैम, थैंक यू जी। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रहा था कि लिटरेचर हर स्टेप पे साथ साथ आपको पढ़ना होता है। और मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि मेरी अभी जो एक केस की रिसर्च स्टूडेंट है, वो तकरीबन 250 से ज़्यादा पेपर्स की समरी करके मुझे जमा करा चुकी हैं, और खुद उसकी बेसिस पे अपना टॉपिक इम्प्रूव कर चुकी हैं। और वो अभी उनका टॉपिक अप्रूव नहीं हुआ है। अच्छा जी, तो इसके बाद जो चीज आती है वो लिखा हुआ है डेवलप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। अब ये जो चीज है, ये अगर आप अच्छी तरह कर लें तो बाकी काम आपके बहुत आसान हो जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि आपके जो टॉपिक के अंदर मुख्तलिफ टर्म्स हैं उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, और वो एक डायग्राम की शक्ल में लिखना। इस चीज को कहते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। इस जगह पे, यानी जिस इस सारे फ्लो में जिस जगह पे हम खड़े हैं इस वक्त, उस चीज को कहते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। जैसे फॉर एग्जांपल ये नीचे देखिएगा, ये लिखा हुआ है इनकम लेवल, एरो निकल के जा रहा है हैप्पीनेस में। तो इसका मतलब है कि आपका टॉपिक है कि इनकम लेवल अफेक्ट्स द लेवल ऑफ हैप्पीनेस ऑफ अ पर्सन। हो सकता है आपने ये टॉपिक लिखा हो, या इनकम लेवल इंक्रीजेस द लेवल लेवल ऑफ हैप्पीनेस ऑफ अ पर्सन। ये इस डायग्राम से ये बात समझ आ रही है। आप आपका ये कॉन्सेप्ट है, आपका टॉपिक कुछ इस तरह की बात कर रहा है। अब ये ज़ाहिर है बहुत आसान चीज़ लिखी है मैंने, टॉपिक बड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और बीच में आपको लगे कि ये होता तो है, लेकिन एज से फर्क पड़ता है। एज इस चीज़ को मॉडरेट करती है। यानी जिन लोगों की एज कम होती है वो ज़्यादा खुश होते हैं पैसे बढ़ने से। जिन लोगों की एज जो जो बढ़ती जाती है वो पैसे बढ़ने से उतने खुश नहीं होते हैं। और फिर इस तरह फॉर एग्जांपल इसमें एक और मॉडरेटर आ सकता है कि एक खास लेवल के बाद ये रिलेशनशिप नहीं रहता। अगर किसी को फर्ज करें महीने के 5 करोड़ रुपए मिलने शुरू हो जाते हैं, तो 5 करोड़ के बाद उसकी हैप्पीनेस नहीं बढ़ेगी। तो कोई एक लेवल होता है। तो यूएस में ये रिसर्च किसी जमाने में हुई थी कि ये लेवल $70,000 पर ईयर पे है। अब वो रिव्यू होके तो $1,10,000 लोग कहते हैं कि पर ईयर है। जिनको इतने पैसे मिल जाते हैं वो फिर पैसों से खुश नहीं होते, और चीज़ों से खुश होते हैं। तो ये जो डायग्राम है इसको कहते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। अब ये आप आगे जाएंगे, यानी दूसरे डब्बे के बाद पहुंच जाएंगे, तो इसको आप थियोरेटिकल फ्रेमवर्क कहेंगे या कह सकेंगे। और उससे भी अगले डब्बे के बाद पहुंच जाएंगे तो इसको नॉर्मली रिसर्च फ्रेमवर्क कहते हैं। तो इस तरह की डायग्राम को जो एरोज से लिंक्ड हो, और भी इसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं आहिस्ता आहिस्ता जो ये बढ़ती जाती है, इसको हम शुरू में कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कहते हैं जब हम कॉन्सेप्ट्स पे बात कर रहे होते हैं। जब उसको थ्योरी से वैलिडेट कर लेते हैं तो उसको हम थियोरेटिकल फ्रेमवर्क कहते हैं। और जब उसकी बेसिस पे अपनी रिसर्च को पूरा डिजाइन कर लेते हैं तो उसको रिसर्च फ्रेमवर्क कहते हैं। तस्वीर वही रहती है, लेकिन सिर्फ चूंकि वो एनरिच हो जाती है नॉलेज से, हम उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, उसका नाम बदलता जाता है। लेकिन वो बहुत क्लियरली और बहुत आसानी से आपकी रिसर्च को रिप्रेजेंट कर रही होती है। आप खुद भी बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं, और दूसरों को भी बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं कि मेरी रिसर्च क्या है। इस चीज को कहते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, या थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, या रिसर्च फ्रेमवर्क। और this is the easiest way to describe your research to anybody, or easiest way to understand your research yourself. जब आप कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बना लेते हैं तो अगले बॉक्स को देखें, तो ये बॉक्स बेसिकली अब आपके टॉपिक को तोड़ रहा है और उसकी डिटेल समझने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है सेलेक्ट वेरिएबल्स। अपने टॉपिक के अंदर से पहले आप की टर्म्स को अज्यूम करते हैं कि ये वेरिएबल्स हैं,
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि द लेवल ऑफ इनकम ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेस द हैप्पीनेस इन दैट पर्सन's लाइफ। अब ये मैंने लाइफ का वर्ड ऐड कर दिया। तो आप इसमें से कीवर्ड्स निकालें तो होगा लेवल ऑफ हैप्पीनेस, फिर इनकम ऑफ अ पर्सन, फिर हैप्पीनेस इन लाइफ। ये तीन और सॉरी एज वाला भी था, एज ऑफ अ पर्सन। तो ये वेरिएबल्स हो गए। अब इनको मैं डिफाइन करने की कोशिश करूंगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहली चीज लेवल ऑफ इनकम। तो लेवल ऑफ इनकम मैं किस चीज को कह रहा हूँ, जॉब से कह रहा हूँ, किसी और जगह से, या सिर्फ पैसों की बात कर रहा हूँ, कि कोई और इंटेंजिबल इनकम्स की भी बात कर रहा हूँ। फिर हैप्पीनेस की, जब हैप्पीनेस आप सोचें तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डिफाइन ना। तो फिर हैप्पीनेस को जब आप डिफाइन करने लगेंगे, उसकी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन बनाएंगे, तो हो सकता है काफी डिटेल में आप लिखें कि एक ऐसा बंदा जो कि जिसकी फैमिली भी उससे खुश हो, जिसके दफ्तर वाले भी उससे खुश हो, वो भी उन दोनों से खुश हो, जिसके दोस्त भी उससे खुश हो, वो भी अपने दोस्तों से खुश हो, तो अपनी रहने वाली जगह जहाँ पे रहता है उससे भी सेटिस्फाइड हो, जो अपने वर्किंग एनवायरनमेंट से भी सेटिस्फाइड हो, जो अपनी हेल्थ से भी सेटिस्फाइड हो। इस तरह आपके जहन में कोई कॉन्सेप्ट आएगा ना। लेकिन इस चीज को आप सोचें तो रिसर्च करना कितना मुश्किल है ना। तो फिर आप उसको ऑपरेशनलाइज करने की कोशिश करेंगे कि अच्छा मैं फिर रिसर्च करूंगा तो किन किन चीज़ों को मेजर करूंगा। तो आप कहेंगे ओके, मेरे लिए ऑपरेशनल डेफिनेशन ये है कि अ पर्सन हु डज नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल मनी एट द एंड ऑफ द मंथ, इसमें आपने फाइनेंशियल साइड देख ली, एंड हैज गुड रिलेशनशिप विद हिज फैमिली एंड कलीग्स, ये मेरे नज़र में हैप्पी पर्सन है। तो आपने इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन कर ली। ऑपरेशनल का मतलब कि अब आपको पता है कि आप डेटा किस चीज़ पे कलेक्ट करेंगे। नंबर एक, उसको आखिर में किसी से पैसे तो नहीं मांगने पड़ते महीने के। नंबर टू, बीवी से या बीवी या तो शौहर से कोई झगड़ा तो नहीं है। नंबर तीन, बॉस से या जूनियर से कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है। तो ये तीन आपके रिसर्च में सवाल होंगे ये इस पर्टिकुलर वेरिएबल के बारे में, और आपके क्वेश्चनर में आ जाएंगे, क्योंकि आपने ऑपरेशनली इसको इस तरह डिफाइन किया। अब यहाँ पे गौर करें तो इसी चीज को हो सकता है ऑपरेशनली किसी और ने किसी और तरह डिफाइन किया हो। वो उसमें इस फाइनेंशियल के अलावा कोई और हैप्पीनेस भी ले आया हो, अपनी गाड़ी की हैप्पीनेस ले आया हो, अपने घर की हैप्पीनेस ले आया हो, वगैरह वगैरह। क्यों? क्योंकि ऑपरेशनल डेफिनेशन उसने चेंज की। कॉन्सेप्चुअल पे आप दोनों प्रोबेबली एक ही लेवल पे थे। आपने बहुत सोच समझ के आप लोगों ने अपनी रिच कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन बनाई थी। लेकिन फिर आपने सोचा कि इतनी मैं डेटा कहाँ से रिसर्च करूंगा, इतना बड़ा कहाँ से डेटा ढूंढूंगा। तो आपने ऑपरेशनलाइज किया उसको और ऑफिशियल डेफिनेशन को छोटा कर दिया। उसके बाद आप एक प्लान बनाते हैं कि ये जो मैंने तीन चार चीजें ऑपरेशनल डेफिनेशन में रखी हैं, अब इस पे मैं सैम्पलिंग कैसे करूंगा या डेटा कैसे कलेक्ट करूंगा, कितने लोगों से पूछूंगा, क्वेश्चनर की शक्ल में पूछूंगा, इंटरव्यू करूंगा, वगैरह वगैरह। और साथ साथ आप एक प्लान बना लेते हैं कि अब इनकी आपस में रिलेशनशिप का स्टेटिस्टिकल टेस्ट क्या होगा, यानी कोरिलेशनल एनालिसिस कर लूंगा, रिग्रेशन एनालिसिस कर लूंगा। अब ये हम इंशाल्लाह स्टैट्स में काफ़ी डिटेल में देखेंगे कि स्टेटिस्टिकल टेस्ट कौन कौन से होते हैं। तो आप गौर करें दोबारा, तो इस डब्बे में हमें ये बात समझ आई कि जो पीछे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट सा था, उसको अब हम एक ऑपरेशनल शक्ल में ले आए हैं, और अब हमने प्लान बना लिया है कि इसके बारे में डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे। अगेन आप गौर करें शुरू से यहाँ तक, तो ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल साइंटिफिक और स्टेप वाइज काम है कि पहले एक बात जहन में आई, उसको कुछ चीजें पढ़ के या लोगों से डिस्कस करके क्लियर किया, उसको आसान बनाया, और फिर उसको डायग्राम की शक्ल में लेके आए। फिर देखा कि इस पे रिसर्च कैसे करेंगे, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज निकाल के उसको ऑपरेशनल बना दिया। तो बेसिकली ये काम किए आपने। और ये सिर्फ रिसर्च के लिए नहीं, जिंदगी में आप जब भी कोई काम कर रहे होते हैं तो ये लॉजिकल तरीका यही होता है कि वो एक गड़बड़ सी चीज होती है, उसको आप पहले क्लैरिफाई करते हैं कि असल मसला क्या है। फिर चूंकि यहाँ पे हमने लिखना पढ़ना भी होता है, पेपर लिखने होते हैं, थीसिस लिखनी होती है, तो उसकी डायग्राम बनाई। लाइफ में भी हम लोग तो नहीं करते, लेकिन ये यूके में और यूरोप के कुछ एरियाज में बहुत कॉमन है कि वो लोग ना चीज़ों को इस तरह डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करते हैं, इवन बच्चों से बात करते हुए भी अपने घर वालों से भी बात करते हुए। उसके बाद आपने उसके अंदर से पार्ट्स निकालने की कोशिश की कि मेरी ये जो बात है इसके चार पांच पार्ट कौन से हैं, और फिर एक एक पार्ट को समझना शुरू कर दिया कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो आप सोचें तो कोई भी प्रॉब्लम को इससे हल किया जा सकता है, जो कि मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ इम्प्रेशन दे रही है, लेकिन आप उसको इस प्रोसेस से गुजर के सबके लिए एक ही बना सकते हैं। इससे आगे नेक्स्ट पार्ट में आए। अच्छा, यहाँ पे नीचे देखिएगा, उसी डायग्राम में दो तीन चीजें ऐड हो गई हैं। इनकम लेवल पे लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हैप्पीनेस पे लिखा हुआ है डिपेंडेंट वेरिएबल, और एज पे लिखा हुआ है मॉडरेटिंग वेरिएबल।
तो डिपेंडेंट का मतलब है कि ये चीज़ किसी पे डिपेंडेंट है। यानी मैंने अपनी रिसर्च में ये लिखा हुआ है कि मेरी खुशी उन पैसों पे डिपेंडेंट है जो कि मुझे मिल रहे हैं। अब ये अगेन इटसेल्फ आप देखें तो एक जो हम टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ रहे थे ना, तो ये आपका एक वर्ल्ड व्यू है। आप हो सकता है कोई आपको इसी वक्त ही कह दे कि ये बात तो बिल्कुल गलत है, हैप्पीनेस तो पैसों पे डिपेंडेंट ही नहीं होती, वो तो खानदान पे डिपेंडेंट होती है या सेहत पे डिपेंडेंट होती है या कुछ भी। तो वहां पे फिर आपकी ये प्रोसेस आप ना कहते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल हो सकता है कि आपकी हैप्पीनेस किसी और पे डिपेंडेंट हो। तो मैंने कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन से ऑपरेशनल में आते हुए ये वाली चीजें डिफाइन की थी, इसलिए मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ। तो बस आपका काम पूरा हो गया। उसके बाद आपका सुपरवाइजर, आपका प्रोफेसर या कोई पब्लिश करने वाला आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा कि क्यों तुमने ये सिलेक्ट किया। और ऊपर वाले पे लिखा हुआ है मॉडरेटिंग वेरिएबल, यानी ये मॉडरेट कर रहा है, इसको कम या ज्यादा कर देता है वो हैप्पीनेस को, एज का फैक्टर। अच्छा जी, इसके अगला जो बॉक्स है वो है डेवलप सिलेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स और प्रूव रिलायबिलिटी वैलिडिटी। अब ऊपर हम कहाँ तक पहुंच गए थे कि हमने प्लान बना लिया था कि किस वेरिएबल का डेटा किस तरीके से कलेक्ट करेंगे। तो अब नेचुरली अगला सवाल, अगला स्टेप यही आता है कि आप बनाए फिर वो इंस्ट्रूमेंट या क्वेश्चनेयर, या जो जिसका इंटरव्यू करने जाना है आपने वो पॉइंट लिखे और जाएं उसका इंटरव्यू करें। तो ये वो वाला पार्ट है। इसमें आप क्या करते हैं कि या तो आप कोई बना बनाया क्वेश्चनर ले लेते हैं, यानी आपने बहुत सारी, अभी आपने पीछे पेपर पढ़ लिया ना, तो किसी एक पेपर में आपसे आपको या तो उसके अंदर क्वेश्चनर लगा होता है, या आपको उस पेपर को पढ़ के समझ आ जाती है कि उसने सवाल पूछे क्या होंगे। तो या तो आप उसी से ले लेते हैं सवाल, और अपना डेटा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, या खुद बनाते हैं सवालों का एक मजमूआ क्वेश्चनर और उससे डेटा इकट्ठा करते हैं। लेकिन अगर आप खुद बनाएंगे तो उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी प्रूव करेंगे। ये भी अगेन बड़ा सिंपल प्रोसेस है। उसका तरीका ये है कि वो क्वेश्चनर 5-10 लोगों से भरवाएं ताकि आपको दो बातें समझ आ जाए। एक बात ये कि मैंने तो क्वेश्चन लिखा था, लेकिन जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने मुजफ्फर को कहा ना कि आपने मुझे सिर्फ एक दो सेंटेंस बोले हैं, तो उसकी बेसिस पे मैं पूरी बात नहीं करना चाहता क्योंकि डिटेल होगी बहुत ज़्यादा। तो उस इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप अपने दोस्तों से, जानने वालों से वही सवाल पूछ लेते हैं। जब उसका जवाब आता है आपकी तरफ, तो आपको समझ आ जाती है कि यार ये सवाल मैंने ठीक नहीं पूछा, ये तो कुछ और समझ बैठा है। तो अपने सवाल को ठीक करते हैं। ठीक है? तो यानी कि आपने जो सवाल लिखा था वो उस चीज का जवाब नहीं दे रहा जिसको जो उसको देना चाहिए। जैसे मैं इसी हमारे एग्जाम्पल जो हमारी बनी हुई है, इसके केस में मैं देखना ये चाहता हूँ कि इनकम लेवल का खुशी से क्या ताल्लुक है। तो मैं सिर्फ बीच वाले एरो की बात कर रहा हूँ अभी, ना इनकम लेवल की बात कर रहा हूँ ना खुशी की बात कर रहा हूँ, ताल्लुक की बात कर रहा हूँ। तो मैं उससे पूछूंगा कि अच्छा, ये बताएं कि आपके पास जो महीने के आखिर में 1.5 लाख रुपए थे, आपने उससे क्या क्या चीज खरीदी। यानी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि ये समझूं कि वो खुशी कैसे हासिल करता है। लेकिन अगर वो आपको ये जवाब दे दे कि मैंने जो है तो अगले 3 महीने के लिए राशन खरीदा, तो वो आपका सवाल बिल्कुल शूट डाउन हो जाएगा ना, वो खुशी वाले सेंस की तरफ जाएगा ही नहीं। तो वहां से आपको समझ आएगी कि मैंने ये ठीक पूछने की कोशिश, मैंने ये ठीक नहीं पूछा, मुझे कुछ और तरह से इसी सवाल को फ्रेज करना चाहिए। तो इस चीज को कहते हैं किसी सवाल की या इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी समझना, कि वो वही चीज जवाब मिल रहा है कि नहीं जो मुझे चाहिए। और दूसरी चीज होती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि आज अगर मैं एक सवाल पूछूं आपसे, और आपकी 1 महीने बाद वही कंडीशन हो, वही तनख्वाह है, घर में भी कोई फटा नहीं हुआ, दफ्तर में भी कोई फटा नहीं हुआ, कोई बीमारी भी नहीं हुई, गाड़ी भी वही है, सब कुछ वही है, और दोबारा वही सवाल पूछूं तो आप वही जवाब दें। यानी रिजल्ट्स कैन बी रिप्रोड्यूस्ड अंडर द सेम कंडीशंस, टाइम को छोड़ के। यानी टाइम की कंडीशन ना हो, बाकी सब कंडीशंस वही हो, तो आपसे वही जवाब आना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आज आप कहें हाँ मैं बहुत खुश हूँ, और महीने बाद अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो वही पैसे, वही घर, वही गाड़ी, वही फैमिली, वही कलीग्स, लेकिन आप कहें मैं खुश नहीं हूँ। तो इसका मतलब है कि मेरा सवाल फिर जिस तरह भी मैंने फ्रेज किया हुआ है वो ठीक नहीं था।
तो इन दो चीज़ों की बेसिस पे आप अपने क्वेश्चनियर को फिर बदलते हैं और फिर उससे डेटा इकट्ठा करते हैं। तो जिस प्रोसेस से आप गुजरे, इसको कहते हैं प्रूविंग द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ अ क्वेश्चनियर। जब ये आप कर लेते हैं, अगेन इसमें भी आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा कि लोगों ने कैसे ये काम किया। इसमें आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं क्रॉनबॉक्स अल्फा। उसकी कुछ वैल्यू आनी होती है। अगेन ये हम स्टेटिस्टिकल एनालिसिस जब पढ़ेंगे मिड टर्म के बाद, तो उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे। और फिर आप आखिरी बॉक्स में आ जाते हैं। आखिरी बॉक्स जो है वो आप ये सब नॉर्मली सबसे आसान बॉक्स होता है, जिसमें आपने डेटा इकट्ठा करना है और उसका उसका एनालिसिस करना है सॉफ्टवेयर से। नॉर्मली करते हैं मुख्तलिफ टेस्ट्स रन करके, और उसके बेसिस पे फिर कोई कंक्लूजन आप ड्रॉ करते हैं कि अच्छा मेरा रिजल्ट ये निकला है। जब ये निकल आता है, फिर आप दुनिया को बताते हैं लिख के, पेपर लिख के, कॉन्फ्रेंस में, जर्नल में, अपनी थीसिस में, कि मैंने ये काम किया था लेकिन मेरी कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस से फौरन फिर आप के जहन में बात आनी चाहिए कि जब मैं कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन से ऑपरेशनल डेफिनेशन में आ रहा था तो मैंने अपने आप को लिमिट कर लिया था। मैंने इतने बड़े कॉन्सेप्ट को छोटे से पार्ट में ऑपरेशनलाइज किया। तो सबसे पहले वो चीजें बताएंगे आप, ये मेरी लिमिटेशंस थी। फिर आपने डेटा कहाँ से कलेक्ट किया, वो आपकी लिमिटेशन आएगी। कि मैंने सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद से किया, ये मत समझना कि कराची के लोग भी इसी तरह खुश होते हैं, या क्वेटा के लोग भी, या लाहौर या पेशावर के लोग भी, या कश्मीर या गिलगित के लोग भी, या दुनिया में किसी और जगह के। ये मैं पिंडी इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। ये आपकी दूसरी लिमिटेशन आ गई। इसी तरह हो सकता है कि डिपेंडिंग ऑन योर टॉपिक और भी बहुत सारी लिमिटेशंस हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेडिकल का टॉपिक चूज करते हैं तो उसमें लिमिटेशंस फिर मेडिकल साइज की साइड की आ जाएंगी। आपकी बॉडी पार्ट्स के किस जगह की बात हो रही है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाएंगी। तो आप पहली चीज लिमिटेशन बताते हैं लोगों को। दूसरी रिकमेंडेशन बताते हैं कि मेरी इसकी बेस पे आप क्या करें। आप अपने मुलाजमों की तनख्वाहें कम अज कम 35,000 महीना कर दें, वरना काम नहीं चलेगा। ये आपकी रिकमेंडेशन होगी, जो भी होगी। और फिर आप बताएंगे कि मैंने तो इतना काम कर लिया, अब आगे जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स काम करना चाहते हैं, जो रिसर्चर्स काम करना चाहते हैं, वो यहाँ से ये वाला पार्ट आगे लेके चलें। जैसे फॉर एग्जांपल आप बता सकते हैं कि मैंने कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन में ये 6 चीजें छोड़ दी थी, कोई लोग उसको रिसर्च करें आके। यहाँ पे अगर आप अगेन गौर करें तो आपका प्रोफेसर जो है वो फिर ये वाला काम कर रहा होगा कि उसने आपको आपकी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन जब ऑपरेशनलाइज करवाई, तो जो पार्ट रह गया वो किसी और स्टूडेंट्स को दे दिया, और उनके ऑपरेशनल डेफिनेशंस में वो चीजें डाल दी, एंड सो ऑन। तो ओवरऑल फिर कोई रिसर्च ग्रुप होता है जो सारी चीज को कॉम्प्रिहेंसिवली देख रहा होता है। तो ये वो चीजें जी जो आप एक नॉर्मल रिसर्च में से गुजरते हुए करते हैं। तो अगेन अगर आप गौर करें तो ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ लॉजिकल चीज है। कोई भी बंदा रिसर्च नहीं, पढ़ाई की बात मैं नहीं कर रहा, जिंदगी में कोई भी काम कर रहा हो उसको इसी तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले उसको समझना चाहिए मसला क्या है, उस मसले को सिंप्लीफाई करना चाहिए। फिर देखना चाहिए कि उसके पार्ट्स क्या हैं, और एक एक पार्ट को खुद डिफाइन करना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। फिर उसको उस पर डेटा इकट्ठा करना चाहिए। यहाँ पे रिसर्च में तो हम डेटा का मतलब क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पे नॉर्मल लाइफ में नॉर्मली आप भी देख के, आंखों से देख के आपको डेटा मिल सकता है, सुन के डेटा मिल सकता है, और उसकी बेसिस पे आपको कंक्लूजन ड्रॉ करने चाहिए। दिस इज हाउ वी शुड डू एवरीथिंग इन लाइफ। लेकिन यहाँ पे हम चूंकि रिसर्च की बात कर रहे हैं, एम्पिरिकल रिसर्च की, तो हमें एम्पिरिकल रिसर्च इन स्टेप से गुजर के करनी चाहिए। तो दैट इज इट जी, ये यही सब कुछ था। तो अब सबसे पहले ऐसे करते हैं कि आप इसके बारे में कोई सवाल है तो पूछें, और फिर हम आपकी असाइनमेंट और मिड टर्म के बारे में बात करते हैं। जी, किसी का कोई सवाल जी? मुइज, अवैस, अली, फैसल? जी वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम सर। कामरान जी दिस साइड जी सर। कमरान जी। अच्छा सर, मैंने आपसे ये पूछना था कि जब हम अभी अपना एक हमारा रिसर्च टॉपिक है जो हमने सेलेक्ट कर लिया, रिफाइन भी कर लिया, अब इसके अंदर एक जब हम से उसका एक वेरिएबल है जिसके अंदर फाइनेंस को हम ले लेते हैं, ठीक उस फाइनेंस के आगे फिर उसके सब पार्ट्स हैं, तो उन ठीक। जो वेरिएबल है जो उसके सब पार्ट्स हैं उनको भी हम क्या कहेंगे, मतलब है तो वो भी फाइनेंस का वेरिएबल। हम्म। अच्छा देखिए, इसमें होता क्या है ना, ये इस बात को जरा गौर से सुनिएगा।
जैसे आप फर्ज करें आप एक साइकिल बनाना चाहते हैं, ठीक है? ये इसी इसी चीज को मैं उस पे मैप कर रहा हूँ। आप एक साइकिल बनाना चाहते हैं। साइकिल के पार्ट्स हैं व्हील्स, आपका फ्रेम, आपकी अ, जो गद्दी वगैरह और वो वाली चीजें होती हैं, ये 3 पार्ट्स हैं। अब फ्रेम के अंदर 4 पार्ट्स हैं। आपका हैंडल है, आपका बीच वाले रॉड्स हैं और पीछे वाला जो चेन से कनेक्ट करता है वो 3 पार्ट है। अब गौर करें तो आपने बनानी साइकिल नहीं है, बनाना आपने वो पार्ट्स हैं, पीछे वाली वी और हैंडल। लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं फ्रेम बनाऊंगा फिर उससे साइकिल बन जाएगी, तो आखिर में आप कह रहे होंगे मैंने साइकिल बना ली है, लेकिन एक्चुअली बनाए आपने वो 2-3 पार्ट ही होंगे, उनको खाली असेंबल किया होगा। तो इसी तरह रिसर्च में भी ना आपने डीप जाते रहना है और उस जगह तक पहुंचना है जो एक्चुअली करने वाली बातें हैं। जैसे फाइनेंस इटसेल्फ तो कोई रिसर्चेबल वर्ड ही नहीं है ना, उसके कोई कंपोनेंट होंगे। कंपोनेंट करते करते आप उस जगह पे पहुंचेंगे जिनके बारे में डेटा इकट्ठा करना है। तो इस सेंस में उसको ब्रेक डाउन करते जाएं और नीचे लाते जाएं, एक वक्त आएगा कि आप उसके बारे में डेटा इकट्ठा कर सकेंगे। जी थैंक यू सर। आपको बात समझ आ गई है? मुझे बात समझ आ गई है सर, बिल्कुल यानी समझ आपने आ गई सर। एक्चुअली जिस पे आपने चीज करनी है वो चीज नीचे कहीं होगी। दिस इज अंडरस्टैंडेबल, हर टॉपिक में यही होगा। नाम आपने ऊपर कुछ और रखा हुआ है, इट मेक्स सेंस। वो आप कॉन्सेप्चुअल ऑपरेशनल डेफिनेशन करते हुए उस चीज को डिफाइन कर दीजिएगा। जी थैंक थैंक यू सर। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर, जावेद। जावेद। जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। जी जावेद। जी सर। अच्छा सर, इसमें ये जो जब हम लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं, तो लेट जी से जो हमने 3 जो अपने टॉपिक से रिलेटेड जो रिसर्च पेपर हमने सेलेक्ट किए, उनमें से हमने लिटरेचर रिव्यू का जो टॉपिक है बीच में से कंपोनेंट जी है, उसको हमने रिव्यू करके उसका एब्स्ट्रैक्ट वगैरह भी निकाला। तो ठीक। उसमें हाइपोथेसिस भी डिफरेंट जो हैं वो आ रहे होते हैं। तो वो जो हमारी शीट है उस असाइनमेंट की, उसमें जो मेजर फाइंडिंग्स हैं, मतलब कैन इट बी अ पार्ट ऑफ दैट मेजर फाइंडिंग्स, वो जो हाइपोथेसिस उसमें डेवलप हुए होते हैं डिफरेंट लिटरेचर रिव्यू के दौरान जो उन्होंने कोट किए हाँ होते हैं अपने हाँ रिसर्चर्स। हाँ जी, ये सब लोग प्लीज सुनिएगा, ये जिन्होंने अच्छा सवाल पूछा कि बीच में ये इस डायग्राम की बात करते हुए मैंने कहीं हाइपोथेसिस की बात नहीं की। और वहाँ पे असाइनमेंट में भी और जनरली पेपर्स में हाइपोथेसिस की बात हो रही होती है। एक्चुअली हाइपोथेसिस जो है ना, वो रिसर्च क्वेश्चन का ही एक और मैनिफेस्टेशन है। जहाँ पे हाइपोथेसिस हो लॉजिकली, वहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, और जहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन हो लॉजिकली, वहाँ पे हाइपोथेसिस नहीं होनी चाहिए। या हाइपोथेसिस के बाद जाके कहीं रिसर्च क्वेश्चन निकलना चाहिए। नॉर्मली होता क्या है कि जब जब चीज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है और इल डिफाइंड होती है ना, तो वहाँ पे हाइपोथेसिस का वर्ड यूज होता है। और यानी फिलोसफिकल लेवल की जब आप बात कर रहे होते हैं, और जहाँ पे क्रिस्प किस्म की चीजें होती हैं, वहाँ पे लोग नॉर्मली रिसर्च क्वेश्चन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। आप गौर करें तो दोनों में बिल्कुल एक ही होता है। हाइपोथेसिस में हाइपोथेसिस को फ्रेज किसी और तरह किया जाता है। यानी फॉर एग्जांपल, मैं इसी डायग्राम पे आ जाऊं ना, जिस पे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, इनकम लेवल और हैप्पीनेस। तो रिसर्च क्वेश्चन होगा, डज इनकम लेवल इंक्रीज हैप्पीनेस? ये रिसर्च क्वेश्चन है। इसी को हाइपोथेसिस कह लें तो वो कुछ इस तरह होगी कि इनकम लेवल इंक्रीजेस हैप्पीनेस। ये पॉजिटिव साइड है हाइपोथेसिस की, जिसको हम एच ए कहते हैं। और इनकम लेवल डज नॉट इंक्रीज हैप्पीनेस, ये एच ओ होती है, नल हाइपोथेसिस। यानी इन दोनों को मिला के या होगा या नहीं होगा ना, इसी चीज को जी सर। सवाल की शक्ल में लिख लें कि डज इट इंक्रीज, होगा या नहीं होगा, तो वो एक सेंटेंस में आ जाता है। यानी किसी चीज को एक सेंटेंस में क्वेश्चन की शक्ल में लिखें तो उसको हम रिसर्च क्वेश्चन कहते हैं। 2 सेंटेंसेस में फ्रेजेस की शक्ल में लिखें तो उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो आप इन ठीक। दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपका टॉपिक फिलोसॉफिकल नेचर का है तो दोनों को इस्तेमाल कर लें बेशक, जी बेहतर है सर। चीज एक ही है। क्लियर, क्लियर सर। जी फैसल बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक तो मैं आपसे पूछना थी, जो आपने 3 हमें असाइनमेंट्स में रिसर्च टॉपिक्स का कहा ना सर आपने कि 3 रिसर्च टॉपिक्स आपने करने हैं उसमें एक मिनट प्लीज 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 फैसल, एक मिनट प्लीज सर, वो राइट खोल लूँ जरा, मुझे एक्चुअली ना इस डिटेल में याद नहीं है। एक मिनट, शेयर, ये आ गया।
आपकी सेकंड असाइनमेंट कंडक्टिंग इनिशियल लिटरेचर रिव्यू, और हाँ इसके 3 पार्ट हैं बिल्कुल। चूज 3 रिसर्च पेपर्स, समराइज देम, रिफाइन योर टॉपिक। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी बोले, आप बोले। सर एक तो आप गाइड कर देंगे सर, ये कोई वेबसाइट या इस तरह की कहाँ से हम ये डेटा इकट्ठा कर सकते हैं ना। और दूसरा ये पूछना था कि आया हम किसी बुक बुक की भी किसी मदद, उसका भी रेफरेंस हम दे सकते हैं कि नहीं सर। और रिफाइन योर टॉपिक क्या मतलब सर इस बात का सर, ये थोड़ा सा गाइड अच्छा, कर देंगे सर। ओके, अच्छा थैंक ये यू ना सर। अगेन प्लीज, जिन लोगों को ये बात समझ नहीं आई गौर से सुनिएगा, इन्होंने इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। मैं आपको ना जो मैंने इसकी असाइनमेंट गाइड दी है वो खोल के दिखा रहा हूँ। तो उसमें इस चीज को लिखा हुआ है कि आपने चीजें कैसे करनी है। अच्छा, आपको नजर आ रही है स्क्रीन? जी जी सर। अच्छा देखिए, ये पहला ना चूज 3 पेपर्स के बारे में लिखा हुआ है। सर्च की फ्रेजेस फ्रॉम योर टॉपिक इन scholar.google.com। तो ये वो वेबसाइट है जहाँ से आप सर्च करेंगे। यू शुड गेट अ लार्ज नंबर ऑफ पेपर्स, बहुत सारे आ जाएंगे जो कि आपसे रेलेवेंट होंगे। उनमें से जो आपको 3 सबसे इंपॉर्टेंट लगते हैं, पहले 1-2 पेजेस देख लें, जो 3 सबसे रेलेवेंट लगते हैं उनको चूज कर लें। तो आसान तरीका ये है। बाकी अगर आप बुक्स देखना चाहते हैं वगैरह तो आपकी मर्जी है, बहुत अच्छी बात है, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा है। लेकिन आसान तरीन तरीका ये है, scholar.google.com पे जाएं, बहुत इन अपने की फ्रेजेस लिखें अपने टॉपिक की, तो वो आपको बहुत सारे पेपर्स दे देगा, उनमें से 3 इस्तेमाल कर लें। अब दूसरी चीज यहाँ लिखी हुई है कि वो आपको पेपर्स पूरे के पूरे नहीं देगा, इट विल गिव यू टाइटल्स ओनली, सिर्फ आपको उन पेपर्स के नाम बताएगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि फिर उन पेपर्स को या HEC पोर्टल से ले सकते हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, या आप हो सकता है वो आपको फ्री इंटरनेट पे कहीं ना कहीं मिल जाए। और नहीं मिल रहा तो 95% पेपर्स आपको इस वेबसाइट से मिल जाएंगे, sc-hub.se। साइंस हब एक वेबसाइट है, उसकी ये सर्च इंजन है, sc-hub.se। अगर यहाँ से भी नहीं मिलता तो फिर पेपर चेंज कर लें, कोई और पेपर चूज कर लें। और आखिरी चीज आपने पूछी कि रिफाइन योर टॉपिक का क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आप 3 पेपर पढ़ेंगे, उनमें जो आपको नॉलेज मिलेगी, उसकी बेसिस पे अगर आप अपना टॉपिक चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लें। नॉर्मली सब लोग चेंज कर लेंगे क्योंकि नई चीजें पता चलती हैं आपको। जी यासिर बोलिएगा। उससे पहले मैं जरा 1 मिनट इनसे पूछ लूं, इनको फैसल को बात समझ आ गई है कि नहीं? फैसल, जवाब मिल गया आपको? थैंक यू सर, क्लियर है अच्छा सर। जी। जी यासिर, बोलिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग ये जो गाइडलाइन सर आपने दी है, इसी को मैंने फॉलो किया है सर। अपने जो मेरा ठीक। टॉपिक है उसको डिफाइन करने के लिए गूगल स्कॉलर पर जितने भी जो सर्च किया की जो आइटम्स हैं सर्च करने से, जो गूगल स्कॉलर पे जो लिंक्स आते हैं, बेसिकली मोस्टली सर इसके अंदर जो है ना 90% रिसर्च आर्टिकल्स हैं या पब्लिकेशन है सर। कंप्लीट रिसर्च ठीक। पेपर जो है ना वो बहुत कम, पता नहीं भी मुझे नहीं मिल रहा या सबको सबको यही एक्सपीरियंस है सर। रिसर्च पेपर कंप्लीट बहुत कम है सर। मुझे 1-2 मिले हैं, बट वो आउटडेटेड हैं, 2013-15 के हैं सर। तो सर इस पर्टिकुलर असाइनमेंट के लिए क्या हम, मतलब वही जो रिसर्च आर्टिकल है पब्लिकेशन है उनको क्या यूटिलाइज कर सकते हैं इसको असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए? अच्छा, ये जो हमने लिटरेचर रिव्यू का एक टॉपिक पढ़ा था ना, उसमें हमने इस चीज़ पे काफ़ी बात की थी कि ये रिसर्च आर्टिकल, आप ऐसी फ्रेजेस यूज़ कर रहे हैं ना जो कि एक्चुअली ओवरलैपिंग है बहुत ज़्यादा। आप कह रहे हैं रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च, तीसरी चीज़ क्या आपने यूज़ की? आर्टिकल, सर पेपर और साइटेशन पब्लिकेशन। है पब्लिकेशन ना, तो मतलब। ये एक्चुअली तो ये तीनों चीज़ें एक ही होती हैं। मतलब आप क्या फ़र्क कर रहे हैं इनमें, मुझे ये बात जरा प्लीज़ बता दें। पर थोड़ा सा इस तरह है कि जो रिसर्च पेपर है सर वो बहुत डिटेल्ड है, मतलब उसमें जो इस असाइनमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है ना सर, फॉर हम्म, एग्जांपल फ्यूचर रिसर्च पर जो ठीक। पेपर्स हैं उसके अंदर रिसर्च पेपर जो डिटेल्ड है उसमें फ्यूचर जो वर्क रिक्वायर्ड है वो बड़ा डिटेल में दिया हुआ है सर। जो आर्टिकल्स एंड ठीक। पब्लिकेशन है उसमें बहुत कम, मतलब कुछ में तो जिक्र ही नहीं है सर, और कुछ में अगर है तो वो कहीं रिकमेंडेशन पार्ट के अंदर जाके एक आध लाइन लिखी होगी सर। तो उस पॉइंट ऑफ ठीक। व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, वो आर्टिकल या पब्लिकेशन से आपको
जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उससे आप अपनी जो ओके, असाइनमेंट की अच्छा, ठीक रिक्वायरमेंट। ठीक, गॉट यू। अच्छा, आप बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो पेपर रिसर्च किए हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनमें वो सारे डब्बे नहीं भरे जाएंगे जो डब्बे भरने को मैंने कहा, आपको ये कह रहे हैं? उन हेडिंग्स के नीचे आपको कुछ डालने को नहीं मिलेगा जो मैंने कही, ऐसा कह रहे हैं? जी सर, जी सर, मोस्टली ज्यादा जो मुझे इशू आ रहा है सर वो फ्यूचर रिसर्च वर्क में आ रहा है सर, कि वो वाला ठीक, अच्छा, वो पोर्शन। ये भी, अच्छा, ये सब लोग भी सुन ले अगेन, आज जब आप लोग बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये अगर आप उस पेपर में नहीं है तो नहीं है, बस वो इट डजंट मैटर। अब आपका काम तो पूरा हो गया ना, आपने पेपर सिलेक्ट किया, उसको पढ़ा, उसके अंदर से चीज ढूंढी, अब वो नहीं है तो उसमें आपके नंबर कोई नहीं कटेंगे। आप बिल्कुल। वो रेलेवेंट लग रहा है आपको पेपर तो वही इस्तेमाल करें, नहीं है तो एक चीज तो उसमें नहीं है, इट इज वेरी कॉमन कि उनमें से कोई चीज नहीं मिलती आपको। जी सर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, साजिद बोलिएगा। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर काइंडली जावेद साहब का जो क्वेश्चन था ना रिलेटेड टू द हाइपोथेसिस वाला, आई वांट जी, टू गो बैक टू द क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव जो हमारी बेसिकली रिसर्च है, उसमें ठीक। क्या हम जो डाटा अवेलेबल है उसके क्वांटिटेटिव रिसर्च भी हम कर सकते हैं कि या हम उनका एनालिसिस कर सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फर्दर कि जो हमारे पास ऑनलाइन डाटा अवेलेबल है या इटसेल्फ शायद वो क्वेश्चनर के फॉर्म में ना हो, बट वी कैन गो अहेड एंड फाइंड आउट द डाटा या रियलिस्टिक डाटा अवेलेबल, उसकी बेसिस पे अपनी रिसर्च कर सकते हैं सर। यासिर, थोड़ा वर्ड चेंज करके दोबारा बोलो ना, मुझे बात थोड़ी समझ नहीं आई। सर बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च साजिद, की सॉरी। तरफ मैं हाँ, क्वांटिटेटिव क्या? क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च बेसिकली कि आपके पास जो डाटा अवेलेबल है या आप एक डाटा की बेस पे ना सर, क्योंकि हम्म जो आप हाइपोथेसिस भी शायद उसी की बेसिस पे डेवलप करेंगे। अच्छा, बेसिकली मैं नहीं उस नहीं, तरफ देखो, हाइपोथेसिस तो आपके सवाल होता है ना, अभी तो आप डेटा तक तो पहुंचे ही नहीं, डेटा तो बहुत दूर की बात है। अभी तो हम सिर्फ ये सर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम डेटा इकट्ठा किस चीज के बारे में करेंगे, अभी तो हम वहां पहुंचे हैं। ठीक है, तो उसको सर एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं। एक तरीका रिसर्च क्वेश्चन है, जो कि फ्रेज्ड एज क्वेश्चन होता है, यानी क्या मैं जाऊं, क्वेश्चन मार्क, क्या आपने खाना खा लिया, क्वेश्चन मार्क, इस चीज को क्वेश्चन कहते हैं। उसकी क्वेश्चन की शक्ल कुछ और होती है ना, इंटरोगेटिव कहते हैं जी, इंट्रोगेटिव कहते हैं अंग्रेजी में जिसको, उसकी शक्ल एक पर्टिकुलर शक्ल होती है। और हाइपोथेसिस की शक्ल सेंटेंस की होती है, उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क नहीं होता, वो उसी चीज को पॉजिटिव और नेगेटिव शक्ल में लिख देता है। यानी मैं खाना खाऊं, मैं खाना ना खाऊं, ये क्वेश्चंस नहीं है, ये स्टेटमेंट्स हैं। और क्या मैं खाना खाऊं, ये क्वेश्चन है। तो एक ही चीज को मैंने दो सेंटेंस की शक्ल में लिख दिया तो हाइपोथेसिस कहूंगा, क्वेश्चन की शक्ल में लिख दिया तो रिसर्च क्वेश्चन कहूंगा। अब डेटा को तुम कैसे रिलेट कर रहे हो इससे, ये मुझे बताओ। सर राइट से मैं आई गॉट द पॉइंट सर, वो मैं थोड़ा सा आगे चला गया हूँ प्रॉब्ली, वो सही ठीक आपकी ठीक जो ठीक। एक्सप्लेनेशन है फाइन सर। सर ठीक है, तो वो मुझे थैंक उस वक्त इंशाल्लाह, अगर तुम्हारे जहन में कोई क्वेश्चन होना तो विल इंशाल्लाह गेट बैक टू इट। सर राइट थैंक यू। ठीक। सर सलमान दिस साइड से। जी सलमान। ये सर बताइए कि ये sc.hub.se हाँ, लिखा हुआ है, ये सही है सर एब्रीविएशन? ये sci.hub है, बिकॉज वो तो डोमेन खाली आती है उसको sc.hub, एक एक मिनट, sci.hub आ रही है। एक मिनट, मुझे इसमें ना ये एक्चुअली वो है, हाँ, SCI हब है, सॉरी, बिल्कुल, हाँ, ऐसे ही है। ये मैं, जी तुम लोगों को नजर आ रहा है, ये मैंने खोल दिया ना, हाँ, यही है, बिल्कुल जी बिल्कुल सर, यही है। ये है। ठीक है, ये कभी थैंक कभी यू। ना एक्चुअली ये वो है, एक तरह की इलीगल वेबसाइट कह लें इसको ना, तो ये चेंज जी जी करते रहते हैं अपना, ये जो एड्रेस है इसको चेंज करते रहते हैं। जैसे नीचे देखो, अभी लिखा है मिरर्स scihub.scshub.stu तो ये आप SCI हब लिखेंगे तो आपको बता देगा कि आजकल कौन सा चल रहा है, तो वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। जी, किसी और का कोई सवाल जी? सर ये जो डिस्कशन का जो कंपोनेंट आता है इसमें रिसर्च पेपर में, जी, अ, वो हम यानी उसको भी हम अपनी इस ये जो फाइंडिंग्स हैं, मेजर फाइंडिंग्स हैं, इसमें वो जो कहीं बहुत इंपॉर्टेंट चीज। बात है तो लिख लें बिल्कुल। ये जो हमने यहाँ पे जो लिखा है ना, ड्रॉ कंक्लूजन्स, सर अपने इस तस्वीर में जो हमने लिखा हुआ जी 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 जी। है, ये वो वाला पार्ट है डिस्कशन वाला ना, तो अगर उसमें कोई बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज है तो बिल्कुल जरूर शेयर करें, व्हाई नॉट। मतलब उस मेजर मेजर फाइंडिंग्स में वी कैन मेक इट पार्ट ऑफ इट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेजर फाइंडिंग सारी उसी के अंदर होती है, डिस्कशन में ही होती है। सर जी यासिर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
रिगार्डिंग सर जो HEC जो रिसर्च पोर्टल है सर, उसको एक्सेस का आपने बताया कि यूनिवर्सिटी से आपको गाइडेंस हाँ, मिलेगी, तो यूनिवर्सिटी वो की लाइब्रेरी में जो कंप्यूटर पड़े हैं ना, आई अंडरस्टैंड कि उनके अंदर आपको डायरेक्टली किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। DL स्टूडेंट्स के लिए क्या उसमें नहीं, access मेरा है? ख्याल है कि केस के पास अभी वो नहीं है, VPN नहीं है, ये जिसको हम बाहर से एक्सेस करते हैं ना, वो नहीं है केस के पास। लेकिन स्टिल लाइब्रेरियन से पूछ लो, जो लाइब्रेरियन है ना ठीक है हमारे, सखावत अभी है क्या, आया हुआ है कि नहीं इस क्लास में? सखावत आप लोगों के क्लास में भी हैं और वो इस प्रोग्राम के मैनेजर भी है ना, तो ही शुड बी एबल टू लिंक यू विद द लाइब्रेरियन कि आसान तरीन तरीका क्या है। ठीक है सर। दूसरा तो मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा रिगार्डिंग SCI हब पे भी मैंने सर कुछ पेपर्स वगैरह वहाँ से मैंने सर्च किए हैं सर। उसमें बाकी फेलो है सर कि वो हर पेपर के ऊपर जब आप सर्च करते हैं गूगल स्कॉलर पे, तो आप इसको एक DOI नंबर एक आ रहा होता है सर, DOI नंबर। वो जी DOI बिल्कुल। नंबर को जब इस जगह पे याद रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसको डॉक्यूमेंट को उठा लेगा सर। तो ये एक अच्छा, ग्रेट फेलो का ग्रेट, यानी आप बाय DOI भी सर्च कर सकते हैं। DOI ही होता है सर मोस्टली, जो है ना DOI ठीक ठीक नंबर ठीक जो है ना वो आप लगाएंगे तो एक्यूरेटली उस लिंक पे चला जाएगा सर। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। ये बाकी लोग नोट कर लें जी कि अगर आपको पेपर नहीं मिल रहा तो उस पेपर का DOI नंबर अगर आप देख लें तो इधर ला के उसको पेस्ट कर दें तो एग्जैक्टली आपको पेपर सर्च करके दे देगा। किसी और का कोई सवाल जी मिड टर्म के बारे में? फैसल बोलिएगा। जी सर, एक तो ये पूछना था, जो आपने सर डेट दी हुई है ना 25 मार्च असाइनमेंट की, सर इसको अगर थोड़ा सा इंक्रीज मैं कर लें कर सर, देता हूँ, अभी मैं नहीं इसको बन। मैं इसको 2 दिन आगे कर देता हूँ। लेकिन आप चूंकि आपका आगे एक ना वीक मिड कर टर्म लें भी आ सर। जाएगा जी, वो आपका मिड टर्म आ जाएगा, आप लोग खुद फंस जाएंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो अगली असाइनमेंट दो सर तीन दिन आप बाद कर लें, चढ़ा हम दूंगा। मैनेज कर लेंगे सर, दोनों चीज़ों को सर। ठीक है, सही है, मैं कर देता हूँ। हाँ तो सर, और दूसरा मिड टर्म के बारे में भी अगर सर कोई इन्फॉर्मेशन सर आप गाइडलाइन दे दे प्लीज। थैंक यू। अच्छा देखिए, ये जो सबसे पहले ना असाइनमेंट की डेडलाइन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उसके अंदर ही दें। मैं असाइनमेंट को एक्सटेंड कर देता हूँ, लेकिन वहाँ पे लिख दूंगा कि ये स्पेशल किसी को प्रॉब्लम है तो सिर्फ वो इससे फायदा उठाएं, वरना ना उठाएं। ये क्योंकि मैंने आपको कहा है ना, आप लोग खुद फंस जाएंगे, तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, आप लोग वाकई फंस जाएंगे। तो सिर्फ जरूरत है तो उससे फायदा उठाइएगा। और ये अगेन मीटिंग खत्म हो रही है तो मैं मीटिंग दोबारा स्टार्ट करता हूँ और फिर मैं मिड टर्म के बारे में आपसे बात करता हूँ।